डियर स्टूडेंट्स, आज पहले एक्सप्लेन करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हम फिल करेंगे तो उसका पोलराइजेशन हो जाता है, यानी उसमें डाइपोल्स बन जाते हैं और डाइपोल्स के बनने को ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोल का बनना ही पोलराइजेशन। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ये होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटर्स में आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते। उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऑर्बिट्स में वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, यानी कंडक्टर्स की तरह इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक के हर एक एटम का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ को थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है और जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वाली वो निगेटिव चार्ज की तरफ थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है। यानी हर एक एटम का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, यानी हर एक एटम अब एक डाइपोल हो जाता है। इससे पहले दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही था, दोनों कॉन्सेंट्रिक थे, यानी डाइपोल नहीं था। डाइपोल तभी बनता है जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो ईच एंड एवरी एटम बिकम्स ए स्मॉल डाइपोल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसका पोलराइजेशन कहलाता है फिर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब यहाँ एक मिनट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटों के बीच में रखने से और क्या क्या होता है। तो हर एक एटम का, अगर मैं ये डॉटेड लाइन को इसके इनसाइड जो स्पेस है इसको समझने की कोशिश करूं तो जितने भी पड़ोसी एटम्स हैं उनके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी इस डॉटेड लाइन, डॉटेड बाउंड्री के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट चार्ज 0 हुआ। जो इसकी सरफेस पे इधर एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज और इधर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक पे नेट चार्ज अभी भी 0 है। मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्प्लेस हुए हैं, बस डाइलेक्ट्रिक अभी भी न्यूट्रल है। बस जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर है, उनके साइड बदल गई हैं। तो अब अगर इनकी सरफेस पे नेट चार्ज डेवलप हो गए हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर डेवलप हो गया होगा डाइलेक्ट्रिक में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम सिंबल दे सकते हैं के फॉर इस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट रहा होगा के उसके लिए। इससे पहले कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। जो प्लेटों के बीच में जब एयर थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से हम डिनोट कर रहे हैं, ए फॉर एयर। यानी डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने पे अब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक में, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताने की कोशिश की। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अब डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने के बाद प्लेटों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के मुकाबले कुछ घट गया होगा। वो यहाँ मैं एरो से भी थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े एरो से और बाद वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे एरो से दिखाया है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम है, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस करके प्लेटों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है। तो इससे इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो अब इसको एक बार आगे डेरिवेशन में करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो इतना ही है। इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि यहाँ जो डाइपोल जनरेट हुए हैं, हर एक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हम जानते हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक का अगर हम वॉल्यूम कंसीडर कर लें तो पूरे डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम P से डिनोट कर लेते हैं और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल आता है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया था।
यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर, उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम पोलराइजेशन भी बोल देते हैं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो इक्वल टू लगा के यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट होता है जाई, जिसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इस डाइलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ये इसका अपनी प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक की। अगर ई को इधर ले जाऊं तो ये बन जाता है ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आ जाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड। डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। ये मेरा कैपेसिटर, एक मिनट, और ये इसकी प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक, इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वाली। इस डाइलेक्ट्रिक को, जिसकी थिकनेस T है, T थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक की, और D डिस्टेंस थी प्लेटों के बीच की। तो इस तरह से ये हमें कैपेसिटर दिया गया, और इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। अब तो डाइलेक्ट्रिक है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसकी सरफेस पे, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा बाइपोलराइजेशन, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ई के जिसे हमने कहा था। और पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड था एयर में, जिसे कह सकते हैं हम ई ए। तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें डराइव करना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये, एक बार इसको ठीक से तैयार कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर तो लेट K is the dielectric constant and T the thickness of this dielectric between the plates of the capacitor in the diagram. कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक जो हमारे पास रिलेशन है, C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी हम कहीं से भी V को एक बार प्लेटों के बीच कैलकुलेट कर लें और इस फॉर्मूले में रख के, और हमारी कैपेसिटेंस आ सकती है। तो प्लेटों के बीच एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो बेसिक पहले वही करते हैं कि प्लेटों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उससे पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, स्ट्रिप को छोड़ के प्लेटों के बीच में जो एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसको हम सिंबल देते हैं ई ए, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का, दोनों का एक ही साइड होगा, दोनों का ऐड होकर मैं बताया था
आप इसको एक बार देख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में है वो कितनी जगह में है, कितनी स्पेस में है, टी जगह तो इस स्ट्रिप ने ही ऑक्यूपाई कर ली है, तो एयर में जो डिस्टेंस बची है वो बची है d माइनस टी। इसलिए देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन एयर VA करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एयर में जो हमारे पास डिस्टेंस बची है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा एयर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और ये वैल्यू आ जाती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू D माइनस टी। इसको रिलेशन 1 लिख देता हूँ। अब जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक बचा है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसको भी देख लेते हैं, और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके दोनों प्लेटों के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है उसको निकालते हैं। जिस तरह से इस कैपेसिटर की 2 प्लेट थी पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह से इस डाइलेक्ट्रिक की जो दोनों सरफेस हैं वो भी ये 2 प्लेट की तरह हम मान सकते हैं। यानी इसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट से ही हम इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एप्सिलॉन 0 की बजाय इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके के एप्सिलॉन 0 कर लेंगे। बस इतना सा डिफरेंस, ये इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक ई के कह देता हूँ, ये हो जाना चाहिए हमारा Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A। ई के इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जितने स्पेस में ये है उससे मल्टीप्लाई कर दें, जितनी जगह में ये है उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और उनके बीच का सेपरेशन है T। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप में, इस डाइलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो आ सकता है। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन द डाइलेक्ट्रिक VK इसको नाम दे सकता हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड EK को इसी की थिकनेस T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है VK इक्वल टू E की मल्टीप्लाई मेरी आ गई थी Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A और इसकी थिकनेस को हमने इसको T थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास दोनों पोटेंशियल आ चुके हैं, जो एयर में है वो भी और जो इस डाइलेक्ट्रिक में है वो भी, दोनों इन प्लेटों के बीच में हैं। तो प्लेटों के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, एयर वाला और स्ट्रिप वाला दोनों को ऐड कर देता हूँ। देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू एयर वाला और डाइलेक्ट्रिक वाला दोनों पोटेंशियल ऐड कर लेता हूँ। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू D माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A इंटू टी। एक पोटेंशियल हमारा ये आया था जो मैंने यहाँ लिख दिया ये, और दूसरा पोटेंशियल मेरा ये आया था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, ये मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो बचता है वो बचा है हमारे पास D माइनस टी और आगे बच जाना चाहिए T अपॉन के। ये प्लेटों के बीच का पोटेंशियल हमारा आ गया। अब तो इस V की वैल्यू इस फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में हम रख देते हैं और हमारे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ जाती है। तो V की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और इस V की वैल्यू को वहाँ पुट करके और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं।
Therefore capacitance C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल हो सकता है, एप्सिलॉन 0 थर्ड प्लेस पे है तो ऊपर ले जाएंगे और ये इस तरह से आ जाएगा एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इस तरह से अगर किसी डाइलेक्ट्रिक की प्लेटों के बीच T थिकनेस की और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप इंसर्ट कर दी जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार ये आ जाती है बात कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय किसी मेटल की स्लैब रख दी जाती इसी थिकनेस की तो ये फॉर्मूला फिर क्या हो जाता। तो यहाँ पे नोट करके एक बार मैं नोट करा देता हूँ। इफ द स्ट्रिप इज ऑफ ए मेटल, तो मेटल के केस में ध्यान रखेंगे कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। ये प्रैक्टिकल वगैरह में वाइवा में पूछ लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी में यहाँ रख देता हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से डिवाइड करके ये वैल्यू लगभग 0 आ जाएगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है फिर एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T। एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T। इस फॉर्मूले से क्या हमें लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेटों के बीच का सेपरेशन D माइनस T रह गया हो। जितनी थिकनेस की मेटल स्ट्रिप प्लेटों के बीच में रखी गई हैं, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें उतने ही एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं। तो क्या कारण है इसका कि जब कोई मेटल प्लेट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो प्लेट के अंदर, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो पहले उस मेटल प्लेट को रखने से पहले प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड था D स्पेस में, और अब जितनी जगह में मेटल प्लेट आई है उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है 0। तो जिस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो तो हमारी डिस्टेंस D माइनस T रह गई। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कैपेसिटर की दोनों प्लेटें T डिस्टेंस तक आपस में क्लोज आ गई हों। इसीलिए कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में हम D की जगह D माइनस T रखते हैं। अगर प्लेटों के बीच में मेटल प्लेट ना रखी जाती तो फॉर्मूला ये होता था हमारा एप्सिलॉन 0A अपॉन D। लेकिन अगर प्लेट रख दी गई है तो ये, तो रीजन क्या होगा ये आने का कि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। ये गॉस थ्योरम में हमने पढ़ लिया था कि किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। इसमें एक सेकंड पार्ट और ले लेते हैं कि अगर एक स्ट्रिप के बजाय बहुत सारी स्ट्रिप भर दी गई होती और पूरा स्पेस ये भर दिया गया होता, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में डिफरेंट थिकनेस की डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रिप भर दी जाती तो फिर क्या होता। तो ये हमारा नोट करके फर्स्ट कर लेता हूँ। अब सेकंड नोट में एक बार इसको देखते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, आपने नोट कर लिया होगा। If the strips of thickness T1, T2, T3 and dielectric constant K1, K2, K3 are placed between the plates,
then the capacitance must be C equal to D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, और जो T अपॉन K वाला पोर्शन था वो हो जाएगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, इस तरह से। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये सब प्लस के हो जाने चाहिए, ये आप सब लोग जानते हैं। तो जितनी भी स्ट्रिप रखी गई होंगी डी के साथ उनकी थिकनेस को माइनस करते जाओ और टी अपॉन के वाले पोर्शंस को ऐड करते जाओ, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस बन के आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी। अगर यहाँ पे प्लेटों के बीच का सारा स्पेस भर दिया गया है तो इन सभी स्ट्रिप की थिकनेस का टोटल दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी के बराबर हो जाना चाहिए, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये डिफरेंस हमारा आ जाना चाहिए 0, यानी इफ़ T1 प्लस T2 प्लस T3 becomes equal to D, then D में से इन सब का टोटल भी जो D के बराबर हमारा आया है वो घट के आ जाना चाहिए 0। तो प्लस से पहले का ये पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा। देन कैपेसिटेंस हमारी आ जानी चाहिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। जो भी अगर हमने n पट्टियाँ डाल दी हैं तो Tn अपॉन Kn लास्ट में इस तरह से कर सकते हैं जितनी भी प्लेटें होंगी। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगला टॉपिक, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।